For today, बच्चे, we'll start with the next topic. Give the heading: Threats to Independence. Threats to Independence. जितना अभी तक ये सारा क्लियर है एवरीबडी? Threats to independence. Now what does this point means? इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, हम अपने अपीयरेंस में भी ये शो नहीं करने देंगे दैट वी आर नोन टू दैट पार्टी एंड वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ द principles of following an audit. My integrity and objectivity should not be compromised at any point. But the thing is, in real world, we come across people जिनके हमें audit करने पड़ते हैं and they are known to us from various zones. Or that entity is having our financial interest. We have invested in that entity. Maybe some of my relatives is working in that body. Maybe some of my friends are also there. Maybe the manager is known to my family. There can be various connections because we are in a city. We are knowing to each other. We are social people. तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम लोग किसी ना किसी के थ्रू उस पार्टिकुलर पार्टी के साथ कनेक्टेड हों. तो जब मेरे को बोल दिया गया भाई तूने इंडिपेंडेंट रहना है, पर जब सामने मेरा एकदम नोन इंसान आ जाएगा, वोंट आई ग्रीट हिम? क्या मैं हैंडशेक ना करूं या मैं इकट्ठे बैठूं ना? फिर तो ये बिल्कुल एरोगेंस लगेगी. क्या आप अपना घमंड दिखा रहे हो सीए बन गए हो? तो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो द पर्सन बिकम्स कंफ्यूज्ड और उसको अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए बहुत सारे थ्रेट से सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिसमें वो समटाइम्स ही इज अनएबल टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. बट फॉर दैट केस इफ ही फील्स कि ये सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं रख पाएगा, उसके सेफ गार्ड भी हम करेंगे. बात समझ में आई? बैकग्राउंड स्टोरी क्या समझ में आ गया? कि वो सिचुएशन ऐसी होगी कि आप चाहकर भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, या आप इंडिपेंडेंट रह भी रहे हो बट पीपल वोंट बिलीव दैट यू हैव रिमेन्ड independent and unbiased. Is that clear? So in that case, certain situations will arise which act as a hurdle or threat to adopt your independent behavior. In that case, we have certain safeguards as well. तो पहले हम करेंगे बेटा threats. We have 5 types of threats. This question is very important. इस पर case studies भी आ जाती है. They will give you a case and mention any one of the story, and then you have to identify which kind of threat is this and whether the independence has been compromised or not. ठीक है? तो पहला बेटा टाइप ऑफ थ्रेट इसमें आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? मतलब जब उस कंसर्न में मेरा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है. सेल्फिश इंटरेस्ट लाइक मे बी आई हैव सम फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम दैट कंसर्न. हो सकता है मैं वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करती हूँ, वहां से मुझे इंटरेस्ट आना है. हो सकता है मैंने उस एंटिटी को कोई लोन दिया हो, अब लोन दिए तो मुझे पैसे रिकवर होने हैं. हो सकता है मैंने कोई शेयर्स खरीदे हों उस पर्टिकुलर एंटिटी के. तो व्हेन some financial interest of mine is coming from that concern, then obviously अगर मैं ऑडिट कर भी दूं, सारे लोग क्या सोचेंगे कि मैम का तो ऑलरेडी इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, तो अगर मैम ने ऑडिट किया तो जरूर अच्छा ही दिखाया होगा. तो इंडिपेंडेंस पर थ्रेट आ गया कि नहीं? क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. इसकी डेफिनेशन लिखो. These threat arise. These threat arise These threats arise
where a professional's financial interest where a professional's financial interest conflicts with his professional duties. For example, holding financial interest in the client, holding financial interest in the client. Second, loan or guarantee given to or obtained from the client. Given to or obtained from the client. Third, insecurity of losing a client. Close business relationship with the client. Contingent fees for audit or consultancy. These are few examples. I'll explain each one by one. कह रहे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब कि मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल, पैसों से जुड़ा हुआ, कोई पैसों से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट उस कंसर्न के साथ है जो कि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज के आड़े आ रहा है, हर्डल बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वहां से कोई शेयर ऑफ बिजनेस मिलता है, जैसे लिखा हुआ होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट. मे बी मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्ट किया हुआ आपने पैसा, या आपको कोई बिजनेस का शेयर मिलता है वहां से, तो मेरा इंटरेस्ट उस कंसर्न में हो गया. सेकेंड, या तो मैंने उसको कोई लोन दिया हुआ है या गारंटी दी हुई है, या फिर उसने मेरे लिए कहीं ना कहीं गारंटी भरी है या मुझे हेल्प करी है. तो बेटा अगर ऐसा क्लाइंट है जिसने मुझे लोन दिया है या मेरे लिए कहीं पर गारंटी दी है, क्या मैं उसके लिए कुछ गलत रिपोर्ट दूंगी? और बाय चांस मैं बहुत शिद्दत से काम कर भी लूं, क्या सामने वाले बंदे मानेंगे कि मैंने सही काम किया होगा? मैं चाहे पूरी जी जान लगा के फेयर काम करूं, क्या लोगों की नजरों में मेरी रिपोर्ट ज्यादा रिलायबल रहेगी? नहीं रहेगी, बिकॉज दे विल ऑलवेज थिंक कि मैम का तो इन्होंने गारंटी भरी हुई है, मैम उनके बारे बुरा क्यों बोलेंगे? बात समझ आ रही है? ठीक है. थर्ड, इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट. उसको मन में ये डर लग रहा है कि क्लाइंट मेरा बड़ा पुराना है. होते हैं ना, सीएस के रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं. कंपनीज और सोल प्रोपराइटर्स रेगुलरली हमेशा एक ही सीए के पास जाती है. व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट कि उनके फाइनेंशियल सीक्रेट्स ज्यादातर लीक आउट हो. तो एक ही सीए रखा जाता है हमारा हमेशा के लिए ज्यादातर. अब वो कह रहा है कि बाय चांस इस साल कोई फ्रॉड हुए, उस केस में अगर मैंने आपको ओपिनियंस के नाम कराए थे, क्वालिफाइड और एडवर्स, याद है? तो कह रहा अगर मैंने क्वालिफाइड दिया यानी मैंने गलतियां बता दी, या मैंने एडवर्स दिया जब मैंने बोला सब कुछ ही गड़बड़ चल रहा है, तो वो शायद मुझसे नाराज हो जाए और मैं एक अच्छा खासा क्लाइंट लूज कर दूं. इसीलिए मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाती हूँ. तो क्या इसने भी मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेट दिया? इज दैट क्लियर? इन केस वी गिव क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, तो उसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर इसको इस तरह का ओपिनियन दे दिया तो शायद अगली बारी मेरे को अपना ऑडिट नहीं देगा, तो आई विल लूज फीस. यस और नो? आई विल लूज क्लाइंट. और अगर मैंने एक क्लाइंट लूज किया, क्या बाय वर्ड ऑफ माउथ मेरे बाकी क्लाइंट्स लूज नहीं हो जाएंगे? वो हर जगह स्प्रेड करेगा ये बात. आई माइट लूज अदर क्लाइंट्स एज वेल. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट.
we have some business links with each other, we are in a common circle, we have a social community together, हमारे बिजनेस के टर्म्स हैं या हमने कहीं इकट्ठा काम शुरू किया हुआ है जहां मेरा भी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर है, उस केस में भी चाहे मैं ऑडिट कर भी लूं, क्या इन अपीयरेंस लोगों को यह यकीन होगा कि मैं इंडिपेंडेंट थी? अपने माइंड में मैंने रखा हुआ है कि यार नहीं, मैं अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ गड़बड़ नहीं करूंगी, पर लोग क्या सोचेंगे? What will be the third party's view? Will they rely on my report? They will say अंदर से इसने बस साइन कर दिया होगा बिना कुछ देखे। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इस तरह के थ्रेट्स हमारे इंडिपेंडेंस को आते हैं। We have to face certain hurdles while adopting independence. Last point, contingent fees for audit और consultancy, यानी मेरी ऑडिट की फीस या जो मैंने इन्हें कभी कंसल्टेंसी दी थी वो फीस अभी ड्यू है, डाउटफुल है, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज अगर मैं उसके लिए रिपोर्ट गड़बड़ कर दूं इंडिपेंडेंट रह के, मेरे को फीस मिलेगी मेरी? मेरे मन में आ रहा है कि भाई अगर मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इनको ऑडिट किया तो मेरी फीस मर जाएगी, ये थॉट भी माइंड में आ सकता है ऑडिटर के। तो इस तरह की जब उसको एक प्रॉब्लम आने लगे कि इस पार्टी से मेरा कोई पैसों का कनेक्शन है और अगर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑडिट किया तो मेरे पैसों का कनेक्शन लूज हो सकता है, उस केस में इंडिपेंडेंस इज थ्रेटन्ड। इज दैट क्लियर? देयर माइट बी अ चांस यू मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, यू मे फेवर देम, आप बायस हो सकते हो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दूसरा, अगर आपने इंडिपेंडेंस रखी भी पर अपीयरेंस में किसी को ये विश्वास नहीं होगा कि आपने इंडिपेंडेंस यूज की है। इज दैट क्लियर? दोनों जगह से फंसने के चांसेस है। बात समझ में आई? अब अगर फंसने के चांसेस है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना हमारा बेसिक क्वालिटी है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल भी है, कहीं कानून में भी लिखा हुआ है, लीगल प्रोविजंस में लिखा हुआ है, कहीं कहाँ कहाँ? कंपनीज एक्ट में लिखा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में लिखा है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उसमें भी लिखा है, एसए में भी लिखा है। तो मुझे पता लग गया कि ये सब प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगर ये सब जानकर भी जो मेरे लिए ऑडिट करना इतना डिफिकल्ट होने वाला है, मैं इंडिपेंडेंट शायद ना रह पाऊं, और अगर रही तो सामने वाले कभी भी रिलाई नहीं करेंगे, मेरे इंडिपेंडेंस पे डाउट करेंगे, तो क्या मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट करके अपने बेसिक प्रिंसिपल्स और अपने प्रोफेशन के साथ गड़बड़ नहीं कर रही? तो इसका सेफगार्ड क्या है? सबसे अच्छा, डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट्स। जहां पर आपको ऐसा डाउट हो ना कि मैं अपनी ड्यूटी शायद अच्छे से ना निभा पाऊं, और अगर निभा भी ली तो सामने वाले कभी विश्वास नहीं करेंगे, देन व्हाट इज द बेस्ट सेफगार्ड? डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट्स। ऐसे ऑडिट्स करो ही ना। इज दैट क्लियर? तो आइदर यू हैव टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट्स, और अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया देन ट्राई टू अडॉप्ट मेथड्स जो ये थ्रेड्स को रिड्यूस कर सके। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द सेफगार्ड? इफ सच थ्रेट एग्जिस्ट्स, और ये बेटा सिर्फ सिर्फ इसके लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल, जो पांचों कैटेगरी के लिए। इफ सच थ्रेट एग्जिस्ट्स, it's better not to accept such audit assignments, or if accepted, adopt safeguards to reduce such threats. Safeguard is essential because compliance to independence
is legislatively required under Companies Act, Chartered Accountants Act, and Standards on Audit. Therefore, for the auditor to be on the safe side and not compromising the basic principles of audit, it's better either to refuse or adopt methods to eliminate these threats. Is the safeguard zone clear? Everybody? कह रहे क्योंकि हमें लीगल रिक्वायरमेंट में इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है, तो मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, अदरवाइज मेरे ऊपर एक्शंस हो सकते हैं. तो इट्स बेटर, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे थ्रेट्स हैं, उन्हें रिफ्यूज कर दो. डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट्स. और अगर फिर भी आपको करना पड़ रहा है तो ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करो ताकि ये थ्रेट्स कम से कम हो सके, एलिमिनेट किए जा सके. सपोज देखो रिफ्यूज किया तो कोई चिंता नहीं है, फिर तो हमने ऐसा ऑडिट किया ही नहीं. पर बाय चांस ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ जाए तो आपको क्या सेफगार्ड रखना पड़ेगा, क्या मेथड अडॉप्ट रखना पड़ेगा, दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप कोई भी अनएथिकल बिहेवियर ना करो. आप कोई भी ऐसा एक्शन ना करो जो सामने वाले को थोड़ा सा भी हिंट या चांस दे ये बिलीव करने का कि ये इंडिविजुअल हो सकता है कनेक्टेड हो, या फिर पता है हमें कनेक्टेड है लेकिन ये शायद अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से नहीं कर रहा, माई बिहेवियर शुड नॉट सो सच. तो मुझे अनएथिकल बिहेवियर से हमेशा अपने आप को सेफ गार्ड करके रखना है. इज दैट क्लियर? आई शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड what? Unethical behavior. पहला बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट वाला क्लियर है? सेल्फ इंटरेस्ट वर्ड आए तो सेल्फिश मत लिखाना वहां पे. सेल्फ इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट. वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. सेफगार्ड क्लियर है? दिस सेफगार्ड इज कॉमन फॉर ऑल द थ्रेट्स. जो ऊपर 5 के 5 करेंगे सबके लिए कॉमन. ये जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा ध्यान से रखना इनको दिमाग में. वाई? अगर कोई केस स्टडी आए उसमें ये वाला पॉइंट हो सेकेंड नंबर, तो ये कौन से थ्रेट में जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट. फिफ्थ वाला हो तो सेल्फ इंटरेस्ट. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड कीप दीज एग्जांपल्स इन माइंड सो दैट डायरेक्टली आपको पता हो ये कौन से थ्रेट की कैटेगरी है. सेफगार्ड तो कॉमन है पर आपको थ्रेट की डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी ना. इज दैट क्लियर? पर अगर आपने थ्रेट की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई रॉन्ग किया, फिर गलत लिखा है सारा, आपको लगेगा मैं ठीक करके आया हूँ, क्रॉस हो जाएगा. तो आइडेंटिफाई एंड कीप दीज एग्जांपल्स इन माइंड प्रॉपर्ली. इज दैट क्लियर? Next we have beta second number, self review threat. First threat is clear everybody? कोई डाउट हो बच्चे you can ask, and it's going to be an interactive class because आपको मैंने पहले ही बोला ऑडिट इज सब्जेक्टिव. हर एक के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं.
बुक में हमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल सिखा दिए जाते हैं, पर रियल वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल उन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट वे में अप्लाई करता है। तो आपके माइंड में कुछ और हो सकते हैं आइडियाज। इफ यू शेयर दोज आइडियाज वी कैन ऐड दोज टू इन दीज टॉपिक्स। इज दैट क्लियर? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू क्या होता है बेटा? जनरली ना सारे ऑडिटर्स का भी काम चेक किया जाता है, उसे कहते हैं पीयर रिव्यू। PEER, पीयर। यानी मेरी फर्म का किया हुआ काम कहीं और फर्म को अलॉट कर दिया जाएगा कि देखो ये लोग भी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। अब जब मेरे को पीयर रिव्यू का थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू का थ्रेट है, मींस मेरा काम कहीं किसी और फर्म से चेक ना हो जाए। इज दैट क्लियर? सो दैट थ्रेट ऑल्सो अकर्स व्हेन देयर इज द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। क्लियर? अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरा जो काम किया हुआ है वो कहीं और से चेक होना है। अब जब चेक होना है, अब सीए सारे क्या है? आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड है। अब मेरे को तेरे फर्म का ऑडिट करने के लिए मिल गया, बट वी आर connected to each other, we are belonging to same fraternity, maybe we are sitting together every evening, we are meeting each other। अब उस केस में क्या एक थ्रेट आ जाता है कि will I remain that strict to my duties or will I be little relaxed and lenient? yes or no? और रादर ये हमारी खुद की ना नेचर है इंडिया में, जब हमारा काम किसी नॉन के हाथ में पहुंच जाता है ना, हम खुद ही बोलने लग जाते हैं थोड़ा देख लेना। आदत है कि नहीं हमारी? सपोज तुम पेपर देने जा रहे हो, एग्जामिनर शायद मैं बन के आ जाऊं, आपका क्या हो जाएगा? मैम थोड़ा देख लेना। होगा कि नहीं? हो सकता है। इसीलिए जो कोचिंग सेंटर्स पे टीचर्स होते हैं उनको एग्जामिनर नहीं बनाते, ठीक है? उनकी कंडीशन है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप कहीं पर भी जाओ, कोई सरकारी काम कराने जाओ, कोई हल्का सा नोन बंदा दिखा नहीं, भैया मैं आ रहा हूँ, मेरा देख लेना काम, ये फाइल मेरी है, थोड़ा जल्दी करवा दो। है कि नहीं हमारी ये नेचर? तब ऑडिटर भी तुम्हारी गलतियां ढूंढने आया है, तुम तो नहीं चाहोगे तुम्हारी गलतियां सामने आए, और वो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम सारा दिन उठते बैठते हो इकट्ठे, पहले तो देखकर हंसी निकल जाएगी कि तेरा काम चेक करने मैं आया हूँ, उसके बाद व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लीनियंट विद यू। अच्छा मेरा काम ना उसके पास से गया, मुझे कोई चिंता नहीं। जैसे आप लोग भी कई ट्रेनिंग्स करते हो, आपको पता होता है नोन के पास गए तो अटेंडेंस अपने आप लग जानी है, हमारी एग्जाम्पशंस भी मिल जाएंगी, हमें आराम से वो पढ़ने भी देंगे। तभी हम ऐसे आर्टिकल्स सीएस ढूंढते हैं ना, सीए इंटर ग्रुप 1 में, कि हमें वो सीए मिल जाए जो हमें एग्जेम्प्ट कर दे, जिनके साथ थोड़ी सी जान पहचान हो, ताकि वो हमें पढ़ाई करने दें, हमारी अटेंडेंस लगा दें, राइट और रॉन्ग। तो वैसे ही अगर एक सीए का काम दूसरे सीए ने चेक करना है, वो तो आपस में दूसरे को जानते हैं, व्हाट विल दे एक्सपेक्ट? कि बस अब मेरा काम तेरे हाथ आया, अब तो बस अच्छी रिपोर्ट ही आई। इज इट नॉट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस? yes, right? So write down self review threat. It occurs when the same professional is required to review। अब इसमें दो बातें होंगी बेटा, जो अभी हमने डिस्कस किया था वो क्या था? पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मेरे को ये होता है कि मेरा काम किसी ने चेक करना है। हाँ वो जान पहचान का निकल आया तो उसके लिए थ्रेट है, पर मेरे को तो कोई थ्रेट नहीं, बल्कि मेरे को तो ये डर है कि मेरी गलतियां ना निकल जाए। पर सेल्फ रिव्यू में हमने क्या देखना है? कई बार मुझे अपना ही काम चेक करने को मिल जाता है। अब मैंने जो काम किया वो मैंने ही चेक करना है, क्या मैं गलतियां निकालूंगी? जो काम मैंने ही किया, मैंने ही अकाउंट्स बनाए हैं और मैं ही चेक कर रही हूँ, अगर गलतियां निकलेंगी भी, वोंट आई हाइड देम? मैंने छुपा नहीं लूंगी कि रिपोर्ट में डाल दूंगी। सपोज मेरी ही टीम अकाउंटेंट है और मेरी ही टीम को अपना काम चेक करने के लिए बुला लिया गया, तो अपना ही किया हुआ काम, गलतियों को हम कैसे दिखाते हैं? हाइड करके, छोटा कर देते हैं गलती को, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोलते, पर जैसे किसी और की गलती सामने आती है हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। डिफरेंस है ना? तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड का क्या मतलब हुआ? व्हेन द प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज ओन वर्क। इज दैट क्लियर?
लिखो, it occurs when the same professional is required to review any work who actually carried out that work. For example, detection of error after submission of report. अब मैंने रिपोर्ट बनाकर दे दी हुई ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद ना मैं रिवाइज कर रही हूँ उसको, रिपोर्ट को साइन करने से पहले आई एम रिवाइजिंग इट, रिवाइज करते करते एरर सामने आ गया, विल आई propagate the mistake done by me or will I silently remove that mistake? ठीक है, तो इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आया कि नहीं? इसने मेरी ऑब्जेक्टिविटी पर अटैक किया, मैं अपने लिए ही अनबायस्ड हो गई, सॉरी बायस्ड हो गई अपने लिए ही, कि मैं चाहती हूँ कोई मेरी गलतियां निकाल दे। बात समझ में आ गई? तो इसने किस पर अटैक किया बेटा? इट अटैक्स ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स by the same professional who actually designed the accounting system. अब अगर उस कंसर्न का अकाउंटिंग सिस्टम मैंने ही डिजाइन किया है, मैंने ही बताए हैं कि किस तरह से आपने रिकॉर्डिंग करनी है ऑफ अकाउंट्स, मैंने ही प्रोसीजर बताए हैं, अब उसी फाइनेंशियल सिस्टम का ऑडिट मेरे हाथ में आ जाए तो कोई भी वीकनेसेस होंगी, विल आई बी एबल टू रिफ्लेक्ट देम और विल आई हाइड देम? बताइए, मैं उसको हाइड करूंगी या रिफ्लेक्ट करूंगी? अगर मैंने ही वो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया था और उसका ही ऑडिट मुझे मिल गया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय द सेम प्रोफेशनल हु एक्चुअली डिजाइन द अकाउंटिंग सिस्टम, अगर वो सिस्टम मेरा ही डिजाइन है और मेरे को ही उसको ऑडिट करने को बोल दोगे, उसमें आए हुए वीकनेसेस, लूप होल्स, एरर्स, मिस्टेक्स, विल आई डिस्क्लोज और विल आई साइलेंटली हाइड? हाइड करूंगी ना, तो इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स by the same professional who prepared the books of accounts। सेकेंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट में था मैंने उनका अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन किया है कि ये प्रोसीजर्स फॉलो करो, और थर्ड सिस्टम में, थर्ड प्रॉब्लम में क्या आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मैंने प्रिपेयर की हैं, यानी मैं ही उनकी अकाउंटेंट हूं और मुझे ही ऑडिट मिल गया। इन दैट केस विल आई बी ट्रूली शोइंग ऑल द एरर्स एंड मिस्टेक्स? तो इज द इंडिपेंडेंस थ्रेटेंड? मुझे ऐसे ऑडिट लेने चाहिए? रिफ्यूज कर दो। इज दैट क्लियर? तो तुमने रिफ्यूज क्या करना है, आगे हम करेंगे हु कैन बी एन ऑडिटर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने उसके अकाउंट्स बनाए तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, अगर आपने उस कंपनी में पैसा लगाया तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, अगर आपका कोई जान का कोई रिलेटिव, कोई आपका बिल्कुल फादर, हस्बैंड, वाइफ, बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी वाले रिलेशन वाले लोग, वहां के सीईओ या मैनेजर्स हैं, आप उनका ऑडिट, ठीक है? तो रिफ्यूजल की तो बाद में बात है, फिर ये सब पंगा देखते हुए आईसीएआई ने रूल में ही डाल दिया कि ये ऑडिट्स हम करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल,
अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम मतलब ऑडिटर, उसके सारे ऑफिस के लोग, आर्टिकल असिस्टेंट्स, तो सीए की ऑफिस के जितना भी स्टाफ है वो सारी उसकी ऑडिट टीम हो गई। तो कह रहे हैं कोई भी ऑडिट टीम का कोई भी बंदा पिछले कुछ समय में उस क्लाइंट के ऑफिस में या तो डायरेक्टर रहा हुआ है या कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ था, तो आज वो तुम्हारी टीम का हिस्सा है। तो जब वो तुम्हारी टीम का हिस्सा और वो अपनी ही उस कंसर्न का ऑडिट करने जा रहा है जहां कभी वो एक अच्छी पोस्ट पर बैठता था, क्या सारे लोग उसकी जान पहचान के नहीं होंगे उस पर्टिकुलर एंटिटी में? क्या इंडिपेंडेंस मेंटेन रख पाओगे? नहीं। ये भी क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू सेट। अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हैविंग रिसेंटली, नो सेल्फ इंटरेस्ट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट आना है, फाइनेंशियल। सेल्फ इंटरेस्ट विच इंटरेस्ट पैसों से जुड़ा, ठीक है। अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और senior employee of the client. This is which threat beta? Self review threat. अच्छा सपोज करो मुझे बैंक का ऑडिट मिला, ठीक है। वहां पे एक बैंक मैनेजर थे जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, ठीक है। अब वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर हुए हैं बट ही इज माई अंकल, और मेरे को वहीं उसी बैंक का ऑडिट मिला है। ही इज नॉट एन एम्प्लॉय एनी मोर, ही इज नॉट अ डायरेक्टर, बट ही इज जस्ट रिटायर्ड। अब अगर मैं उनको बोलूं कि आप ना इस वाले ऑडिट में मेरे साथ आ जाओ, उनको मैंने ऑडिट टीम में बिठा लिया क्योंकि मैंने ये सोचा कि आपको तो उस बैंक की सारी नॉलेज होगी, मेरे को ऑडिट करने में हेल्प हो जाएगी, तो मैंने एक ऐसा बंदा अपनी टीम में रख लिया। नाउ वोंट दैट पर्सन बी नोइंग एवरीबडी इन द बैंक? क्या सारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स अभी तक उनके हाथों से नहीं गुजरे? क्या सारे डिसीजंस उन्होंने नहीं लिए? क्या सारी फाइलों का आता पता उनको नहीं है? अब उन्हीं को बोल रही हूँ अपना किया हुआ काम चेक करने मेरे साथ चलो, तो क्या ये इंडिपेंडेंस पर थ्रेट नहीं? क्लियर? तो ऐसे ऑडिट्स एक्सेप्ट नहीं करने। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप बेटा चाहे कोशिश जितनी भी करो इंडिपेंडेंट रहने की, दुनिया नहीं बिलीव करेगी। इट्स जस्ट लाइक आप लॉयर्स में देख लो, सपोज जज है जो सामने जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो जज उसका रिलेटिव निकले या उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो या उसका फादर हो, वो चाहे पूरा बस सत्यमेव जयते करके बैठा रहे कि मैंने तो बस अंधे होके यही देखना है, जो सही है वही सही है, गलत को गलत, चाहे वो ऐसा डिसीजन भी ले, स्टिल इन द अपीयरेंस क्या लोगों को विश्वास होगा? वो तो यही कहेंगे कि फेवर में देंगे कुछ ना कुछ जजमेंट, ये तो उसके फादर पे केस चला गया फादर के पास, ये तो फ्री है, अब सजा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि हमने सीखा था इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, तो माइंड में तो बेटा चाहे मैं बहुत स्ट्रांग रहकर इंडिपेंडेंट बनी रहूं, पर क्या अपीयरेंस में लोगों को विश्वास दिला पाऊंगी? नहीं, उनको तो हमेशा लगेगा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसीलिए बेस्ट क्या है? सेफगार्ड, डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट्स, रिफ्यूज। इज दैट क्लियर? सेल्फ रिव्यू एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में कोई डाउट? सेल्फ इंटरेस्ट में हमेशा कौन सा आएगा? और सेल्फ रिव्यू में जब मुझे अपना ही काम चेक करने को बोला जाए, मेरा ही काम चेक करने के लिए आप मुझे ही बोल रहे हो। बात समझ में आई? यानी चोर को ही बोल रहे हो कि चोरी वाला सामान ढूंढ दे, तो वो कैसे ढूंढेगा? इज दैट क्लियर? फर्स्ट टू थ्रेड्स क्लियर? कोई डाउट? थर्ड, थर्ड काइंड ऑफ थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट।
बेटा आप क्या डिस्कस कर रहे हो? व्हाट आर यू डिस्कसिंग नूतक? डाउट है, बोलो योगेश। वो पीयर रिव्यू है, ये लिखा मैंने। वो इस टॉपिक में नहीं आ रहा कि बाहर। मेरा काम मेरा ही नोन बंदा चेक करने आ रहा है, दैट इज पीयर रिव्यू। वर्क ऑफ वन प्रोफेशनल इज चेक्ड बाय अदर प्रोफेशनल। ठीक है, तो अगर नूतक का कल को आपने पीयर रिव्यू करने आप गए हो, आप तो फ्रेंड्स इकट्ठे पड़े हो, तो नूतक बड़ा रिलैक्स, मुझे कोई चिंता नहीं, अकाउंट्स इसके हाथ में। योगेश कहेगा हाय मैं कैसे गलतियां निकालूं। अब वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और अपीयरेंस रखे, आईसीआई को खुश करके अपने लीगल रूल्स फॉलो करे, अपने आप को पनिशमेंट से बचाए या अपनी दोस्ती निभाए। तो वो कहेगा सर सॉरी, ऑडिट नहीं मैंने करना। बात समझ में आई? तो पीयर रिव्यू बेटा थ्रेट में इसमें नहीं आएगा, बिकॉज पीयर रिव्यू में दो बातें आ जाती है। पीयर रिव्यू में आ जाता है नूतक विल बी अफ्रेड दैट पता नहीं मेरा ऑडिट कौन करेगा, वो तो तेरे हाथ आ गया अलग बात है, पर ही विल ऑलवेज बी अफ्रेड मेरा काम किसी ने चेक करना है। ही विल ऑलवेज डू हिज बेस्ट, वो कम से कम गलतियां करेगा। ये तो वन वे अच्छी हो गई, पर जब नोन में बात आ जाती है ना, तब वो थ्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए पीयर रिव्यू को हम इस टॉपिक में नहीं ले रहे हैं, इट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। थ्रेट्स में हमारे पास सिर्फ क्या है, 5 तरह के थ्रेट। फर्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा इज सेल्फ रिव्यू, थर्ड आ गया बेटा एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी, एडवोकेसी वर्ड कहां से बना है? एडवोकेट, एडवोकेट का काम क्या होता है? लॉयर। अच्छा चलो ठीक है, वो तो उसका दूसरा सेट ऑफ नेम हो गया ना। व्हाट डज एन एडवोकेट डज? अपने क्लाइंट को मतलब डिफेंड करना। ज्यादातर हम सारा यही देखते हैं ना कि आप अपना लॉयर क्यों हायर करते हो, कि वो आपका पक्ष सामने रख के आ सके, कि आपके खिलाफ जाके बोला है, ऐसा तो नहीं। यू हायर अ लॉयर टू एडवोकेट यू, मीन्स टू गिव व्यू पॉइंट्स इन योर फेवर, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब सपोज मेरे को एज अ सीए किसी क्लाइंट ने हायर किया टू गिव गारंटी इन एनी ऑफ द बैंक। सपोज बैंक से आपने लोन अप्लाई करना है, तो वो उसने मुझे बोला मैम एक ना रिपोर्ट बना दो जो सीए की रिपोर्ट चाहिए होती है रिगार्डिंग माय फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि मेरे को लोन मिल जाए। ठीक है, अब मैंने अभी वाली असाइनमेंट कौन सी ली है? एडवोकेसी असाइनमेंट। सीए के तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मैं अभी ऑडिट नहीं ले रही हूँ उसका। मेरे लिए वो क्या काम लेकर आया है कि मैम एक रिपोर्ट तैयार कर दो, सीए की रिपोर्ट पर स्टैंप लगा दो, मैंने बैंक में जमा करानी, मेरे को लोन चाहिए। मैंने उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस देखी, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके मैंने एक एडवोकेट कर दिया कि यस एवरीथिंग मेंशन्ड इज ट्रू एंड करेक्ट, आप इसको लोन दे दो, फाइनेंशियल पोजीशन कर दो इसकी करेक्ट। अब वो मेरी एडवोकेसी रिपोर्ट वहां लगी हुई है जहां मैंने उसकी फेवर में बोला। अब उसी का ही कल को मुझे ऑडिट मिल जाए और फाइनेंशियल पोजीशंस में गड़बड़ हो, पहली बात मैं अपनी ही बात से मुकर नहीं पाऊंगी। दूसरी बात, इट वुड बी वेरी क्लियर टू द बैंकर्स कि यही इसके ऑडिटर है, तो इन्होंने तो अच्छा ही बोला होगा। बात समझ में आई? सो इन बोथ द केसेस माय थ्रेट इज देयर टू द इंडिपेंडेंस, ऐसे ऑडिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना। इज दैट क्लियर? एडवोकेसी मतलब जब मेरे को हायर किया गया है एज अ प्रोफेशनल टू गिव स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ माय क्लाइंट, और बाद में उसी का ही क्लाइंट का मेरे को ऑडिट करने के लिए आप बोल देते हो, तो पहले तो मैं उसकी फेवर कर रही थी, अब मैं कैसे उसकी मिस्टेक्स पिन पॉइंट करूंगी? इज दैट क्लियर? राइट अप। These threats arise. These threats arise when a professional is required to give his submission
with respect to his client's position such that his objectivity may be compromised. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, सपोज करो मेरा क्लाइंट है, उसका इनकम टैक्स में केस लग गया. अब वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली गो एंड प्रेजेंट द केस फॉर माय क्लाइंट. मुझको दिख रहा है कि गलतियां हैं, और उस क्लाइंट ने मुझे किस बात की फीस दी है, इनकम टैक्स से मेरे को बचाओ, जो मेरा केस लगा है वो मेरे को उससे सेव करो. तो कई बार मेरे को ऐसी चीजें सबमिट वहां करनी पड़ेंगी जो कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी को हैमर करेंगी, कॉम्प्रोमाइज करेंगी, बिकॉज मैं उस केस में अपने क्लाइंट के फेवर के लिए गई हूं. तो क्या इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाऊंगी? इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेशनल acts as an advocate. आप देखते हो कई सीएस हियरिंग्स पे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में, यही उनका काम होता है. दे एक्ट एज एन एडवोकेट इन लिटिगेशन फॉर अ क्लाइंट. क्लाइंट के अगेंस्ट कोई केस लगा हुआ है, उसके लिए हम गए हैं, तो मैं वहां उसका फेवर करूंगी, उसके अगेंस्ट पॉइंट बोल के आऊंगी. हाँ जी, फेवर करोगे. फेवर करनी है तो शायद उसकी रिपोर्टिंग में गड़बड़ भी हो, मुझे उसको सेव करना है. आई माइट प्ले विद द डॉक्यूमेंट्स, मैं उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लेके जा सकती हूँ, इवन दो आई नो सम मिस्टेक इज देयर, बट आई विल ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड माई क्लाइंट. ठीक है. सेकेंड, ही बिकम्स a witness where party to litigation is his client. अब अगर उसने उसके क्लाइंट के साथ किसी का केस है, उसने अपने क्लाइंट के लिए विटनेस बना है. अपने क्लाइंट के लिए क्या बना है? विटनेस. तो क्या वो उसके ऑडिट में इंडिपेंडेंस रख पाएगा? नहीं. In all these cases, you must not accept the audit. The first threat was beta self-interest, where your financial interest lies. Second is self-review, कि मैं अपने काम चेक करने जा रही हूँ तो गड़बड़ नहीं दिखाऊंगी. Third is advocacy threat. If I am working to safeguard my client, if I am working in his favor, then my objectivity might be hammered, attacked. तो चाहे मैं उसका केस लड़ रही हूँ, चाहे एडवोकेट बन के, या मैं उसके अगेंस्ट हुए हुए केस में कहीं गवाह बन रही हूँ, मैं क्या गवाही दे रही हूँ कि मेरा क्लाइंट ऐसा नहीं है, उसकी फेवर में गवाही दे रही हूँ, तो क्या मेरा ऑडिट इंडिपेंडेंट हो पाएगा? नो. इज दैट क्लियर? फर्स्ट 3 threads go through properly. If you have any doubt. All the 3 threads clear? Next we have beta familiarity threat. Familiarity threat. Now what is this? Being familiar. Familiar means known earlier. मैं आपको पहले से जानती हूँ, हमारी जान पहचान है. Either we have close relationship to each other, either we have
some connection, maybe your senior employee is my known, he is my father, maybe the director of the company is my brother, some kind of relationships are there. We all are familiar to each other since old. उस केस में मैं आपकी कही हुई बात पर आंखें बंद करके भरोसा करूंगी, राइट, बिकॉज रिलेशनशिप इज सच. हमने लॉ में भी पढ़ा होगा जहां पर वो एक केस आता है गुरु और शिष्य वाला. अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ी थी लॉ में. अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं, फादर एंड चाइल्ड, पर्दा नशीन वुमेन, पढ़े हैं ना, गुरु और शिष्य. तो उसमें जब एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है तो बिना मैं लॉजिक लगाए जो वो कहते हैं मैं करती जाती हूँ. तो क्या इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते थे? नहीं ना. उसमें था ना जैसे कि आप उसको इन्फ्लुएंस में आपने लिखवा दिया कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई जी, गुरु ने लिखवा लिया, तो हम क्या मानेंगे कि ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस और इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर अपना भी डिसीजन दिया है, तो इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे करते थे. अब यहाँ पर भी वही बात है, कह रहे हैं हम इतने फेमिलियर हैं कि हम बिना अपना लॉजिक लगाए उसकी हर बात पर विश्वास कर लेंगे. तो इंडिपेंडेंस का तो पहला ही स्टेट ऑफ माइंड में यही आया था, आई डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिसीजन ऑफ अदर्स. जो दूसरा बोले वो मैंने नहीं करना, अपना स्केप्टिसिज्म, अलर्टनेस, डाउट एंगल लगा के काम करना है, बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड इंटेग्रिटी में. पर अगर मैं इतनी फेमिलियर हूं, क्या मेरी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएंगी? राइट और रॉन्ग? इसीलिए ऐसे ऑडिट्स क्या करो, रिफ्यूज कर दो. डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट. रादर आगे क्वालिफिकेशन में आ जाएगा हम ऐसे ऑडिट कर ही नहीं सकते. इज दैट क्लियर? तो लिखेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट में, it occurs when there is close relationship between the professional and the client, which influences the judgment of professional. That is, he readily accepts as true whatever is said to him without looking for adequate evidences. यानी जो आपने कहा ना 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 हमें तो पूरा विश्वास है आप पे, कोई जरूरत नहीं है, कई जगह पे हम ऐसा हेजिटेट करते हैं. यस और नो? अच्छा सपोज करो हम कोई ज्वेलरी परचेज करने गए, वो इंडिविजुअल हमारा नोन है, हमारा रिलेटिव है, आपके मामू हो सकते हैं, आपके ताया जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. वहां जाके क्या बड़ी है फियरलेसली आप बोल सकते हो कि इसका वेट चेक कराओ या क्या रेट लगाया बताना? आप क्या करते हो हेजिटेंटली? आप अंकल बिल बना दो घर भिजवा देना. ज्यादा पूछताछ कर पाते हो? रिश्ते का लिहाज हो जाता है कि सामने वाला माइंड ना कर जाए. तभी हम जब अपनों से काम करवाते हैं तो बल्कि हम इस एंगल से काम करवाते हैं कि हमारा काम अच्छा होगा, पर वहां हो क्या जाता है, हम हेजिटेशन में उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाते. अब यही मैंने एक आउटसाइडर हायर किया हो अपने किसी कंस्ट्रक्शन के काम में और वो टाइम पे ना आए, गुस्सा कर सकती हूँ, डांट सकती हूँ, उल्टा सीधा भी बोल सकते हो आप, पैसे भी रोक सकते हो. पर वही आपका भाई हो या आपका कोई कजन हो, कोई रिलेटिव हो, आपके लॉज का कोई रिश्ता हो, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं. राइट और रॉन्ग? तो अपनों से हम काम करवाने के टाइम सोचते ये है कि हमें क्वालिटी मिलेगी, चीटिंग नहीं होगी, पर होता क्या है, एक्सक्यूजेस में वो बात कन्वर्ट हो जाती है एंड वी आर हेजिटेंट टू से इन द वे नॉट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप, बल्कि वो हेडेक बन जाती है. इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ऑडिट. दैट पर्सन इज इन क्लोज रिलेशनशिप टू मी. तो मैं क्या जाके उससे क्वेश्चंस करूंगी? मैं उस रिश्ते का लिहाज करते हुए हर बात पर ट्रस्ट कर लूंगी बिना एविडेंसेस को ढूंढे. क्या बोलूंगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मत दिखाओ, आपकी बात है, विश्वास है मुझे.
Is that clear? Okay. This threat is which threat? Familiarity threat. Examples? Professional, having a close relationship with director of the company. Long association between senior employees and audit team. अब ये क्या चीज है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लॉन्ग एसोसिएशन मतलब अगर मेरे को बार बार मुझे ही एक बैंक का ऑडिट मिले, पिछले 5 सालों से उस बैंक में सिर्फ मैं और मेरी टीम जा रहे हैं, बताइए क्या वहां के सारे लोग हमें देखकर अब रिलैक्स नहीं हो जाएंगे? विल दे हैव एनी फियर ऑफ माई टीम? दैट इज द रीजन वाई वी कीप ऑन रोटेटिंग द ऑडिटर. हमें 2 साल से ज्यादा लगातार एक बैंक का ऑडिट नहीं मिलता है. नहीं तो हम वहां पे यारी दोस्ती डाल लेते हैं. वो लोग भी हमारे साथ ओपन हो चुके हैं, हम भी उनके साथ ओपन हो चुके हैं, तो उनको हमारा कोई डर ही नहीं है. अच्छा मैम आए, कोई बात नहीं, बिठाओ, लाता हूं बुक. पर वही एक स्ट्रेंजर आए, आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा. तो जब हम बेटा बहुत ज्यादा किसी से फेमिलियर या क्लोज हो जाते हैं, हम अनप्रोफेशनल हो जाते हैं बिकॉज देयर अराइजेस फ्रेंडलीनेस. जब फ्रेंडलीनेस होती है तो हम प्रोफेशन की बाउंड्रीज को कई बार क्रॉस कर जाते हैं. इज दैट क्लियर? हम बिल्कुल उस रिलेशन में आ जाते हैं कि चल कोई नहीं, आज फाइल नहीं है, कल ले लो. और यही एक स्ट्रेंजर आए, आप उसको ऐसा कह सकते हो? आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. इसी पॉइंट की वजह से कि ये वाला थ्रेट ना आ जाए. लॉन्ग एसोसिएशन, लंबे समय तक मैं ही ऑडिट कर रही हूँ, तो हम सब जान गए एक दूसरे को, ये एक थ्रेट हो जाएगा. इसीलिए फिर हमने इसका सेफगार्ड क्या ढूंढा है? हमने बार बार एक ही क्लाइंट का ऑडिट आपको अलॉट नहीं करना. अब ये सारी बैंक ऑडिट के अलॉटमेंट्स ऑनलाइन होती हैं. वी अप्लाई फॉर दैट ऑडिट. अब जिसको आएगा एप्लीकेशन, जिसकी अलॉट होगी, उसकी निकल जाएगी फाइल, वो वहां का ऑडिटर बन जाएगा. मींस इसके प्रोसीजर में कोई बायसनेस नहीं है. एंड आई वोंट गेट द सेम बैंक अगेन एंड अगेन रेपिटेटिवली. ठीक है? तो मेरे फेमिलियर होने के भी चांसेस नहीं होंगे, हर बार मुझे नई जगह पे जाना. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करते हैं, फेमिलियरिटी हटाने के लिए व्हाट डू वी डू? इसका सेफगार्ड क्या है? मैंने यहाँ वर्ड लिखा है बेटा, स्टैट्यूटरी ऑडिट. ये होता है कंपल्सरी वाला. एनुअल जो होता है, एक्सटर्नल्स करते हैं इसको, एक्सटर्नल ऑडिट होता है. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हम रिपीटेडली नहीं कर सकते. ठीक है? पर हाँ, अगर बैंक ने मुझे बोला हुआ मैम हर महीने आके ना मेरे अकाउंट देख जाया करो ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम मेरी गलतियां ना निकले, तो मैं हर महीने जा सकती हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. तब मैं उसकी हूँ कॉन्करेंट ऑडिटर. हु एम आई? कॉन्करेंट ऑडिटर. पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज द मेन ऑडिटर जिसकी रिपोर्ट एक्चुअली में मानी जाती है. कॉन्करेंट ऑडिटर इज जस्ट लाइक आई एम गोइंग एंड फाइंडिंग आउट वीकनेसेस इन बिटवीन. My reports will be used by statutory auditor to take help from those small mistakes. ठीक है? इसमें इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखवा दी. ठीक है बेटा? लास्ट थ्रेट, फिफ्थ वन. 4 हो गए हैं ना? फिफ्थ थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट.
इंटीमिडेशन थ्रेट। तो कई बार ना क्या होता है, हमें धमकियां मिलने लग जाती हैं, लाइक CAs are threatened either not to perform their duties properly, or if they are performing they are required to perform at their will, जैसा हम कहें वैसी रिपोर्ट बना के दो, या फिर अपने स्कोप को थोड़ा सा कम करो। अगर इस तरह की धमकियां उसको आ रही हैं, that if you are not following us we might damage your property, we might damage or harm your personal life, your family। तो अगर इस तरह के थ्रेट या धमकियां आ रही हैं, अब ये होता है ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े केसेस में, जैसे सपोज आपका क्लाइंट कोई क्रिमिनल है या कोई ऐसी पार्टी है, समझ रहे हो, थोड़ा वो डिपार्टमेंट विच इज लिटिल रिस्क जोन। अब वो तो बेटा फिर बंदूक के जोर पे ऑडिट करवा रहे हैं आपसे, धमकियां दे दे के, तो क्या इंडिपेंडेंट रह पाओगे? जैसा वो बोलेगा रिपोर्ट में वही छापना है, नहीं तो किडनैप कर लेंगे, मार देंगे, हार्म कर देंगे, प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह की जब थ्रेट मिलने लगे, डरा के जब रिपोर्ट ली जाए, धमका के जब रिपोर्ट ली जाए, वो कौन सा थ्रेट है? इंटिमिडेशन थ्रेट। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला क्लाइंट ऐसा हो सकता है कि कल को मैंने इसी गलत करी रिपोर्ट तो ये मेरे लिए खतरा साबित होगा, क्या ऑडिट लोगे ऐसे बंदे का? फिर दूर से बाय बाय। इज दैट क्लियर? फिर आप कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हो, एंड डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट्स, राइट? सो राइट डाउन, it arises when a professional is threatened not to perform his duties or to reduce scope of his duties। मतलब उसको धमकी दी हुई है कि अपनी ज्यादा सारी ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं, फटाफट से रिपोर्ट दे हमारी फेवर में, या फिर अपना स्कोप ऑफ कवरेज कम कर ले, हर एक एरिया में चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, threat to use फिजिकल फोर्स और वायलेंस। समझ गए ये पॉइंट? सेकेंड, threat of filing a civil or criminal case on false grounds, यानी आपको धमकियां दी जा रही कि भाई आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई मानहानि का या कोई क्रिमिनल केस, या आपने मुझ पर अटैक किया, इस तरह का केस कर दूंगा, या मैं आपको फिजिकल फोर्स आपके अगेंस्ट यूज करूंगा, वायलेंस पर अगर आप उतर आओ। तो ये सारे कौन से थ्रेट्स हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट्स। थ्रेट टू डिसमिस और रिप्लेस द प्रोफेशनल in case he refuses to act as per the wishes of management। मतलब वो कह रहा है अगर आपने हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो हम आप ये वाला ऑडिट किसी और से करवा लेंगे। तो उसको फीस लूज होने का डर होगा तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो अगर उसको ये पता है कि धमकियां मिल रही हैं फिर वो ये वाला काम नहीं करेगा। तो व्हाट आर द काइंड ऑफ थ्रेट्स यू कैन बी गिवन? फिजिकल फोर्स और वायलेंस, सिविल और क्रिमिनल केस ऑन फॉल्स ग्राउंड्स आप पर फाइल करने की धमकी, या फिर आपको डिसमिस या रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर आपने हमारी विशेष के अकॉर्डिंगली काम करने से मना किया। तो आपने नहीं किया, तुम किसी और से करवा लेंगे। इज दैट क्लियर? सो ऑल दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स pose hurdle while conducting audit independently। पर इंडिपेंडेंट फीचर ऐसे कि जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती, नहीं तो मुझ पे कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए ऐसे ऑडिट क्या करो? रिफ्यूज कर दो, एक्सेप्ट मत करो। अगर कर लिया है तो अनएथिकल बिहेवियर करने से बचो। इज दैट क्लियर बेटा? एनी डाउट? गो थ्रू इट वंस। विशेज ऑफ मैनेजमेंट शॉर्ट में लिखा है।
Wishes of management. Done? Is there any doubt in this zone? Pakka? Next we'll start from the book only in the next class. इस टॉपिक से स्टार्ट करें. ठीक है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन का एनालिसिस और इंडिपेंडेंट वाला टॉपिक डिटेल में करा दिया. इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम द बुक. तो अपनी बुक जरूर लेके आना. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास इज ऑन फर्स्ट ऑफ दिसंबर. ठीक है, तो वी वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे.